हो गई शाम, गिर गए दाम। अस्सलाम वालेकुम। ट्यूसडे का दिन है, उमैर मेरा नाम है और प्रोग्राम का नाम है सीन ऑन है। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम हमने आपके लिए लाइन अप किया हुआ है। आज हम लोग थोड़ी बात करेंगे स्पेस एक्स के ऊपर, इलॉन मस्क साहब के ऊपर। भेज दिया उठा के 2 एस्ट्रोनॉट ऊपर भेज दिया, कोविड से ही बच गए, तो उनके बारे में थोड़ी गपशप लगाएंगे। उसके बाद अभी कुछ देर में इमाम रिफ़ात मोहम्मद हमारे साथ होंगे। ये प्रेसिडेंट हैं कैनेडियन काउंसिल ऑफ इमाम्स के। इनसे पूछेंगे जो माशाल्लाह हमारी मॉस्क्स खुल रही हैं इंशाल्लाह फ्राइडे से, वो क्या प्लानिंग है उनकी, क्या बातचीत उनसे करेंगे। रिजवान मोहम्मद हमारे साथ उसके बाद होंगे, हु इज़ ए HR गुरु। ही विल बी फॉलोड बाय सरमद सलाउद्दीन जो कि एक म्यूज़िशियन और सिंगर है। उनसे 90s की म्यूज़िक और फिर आज की म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे। और एंड फिर हम करेंगे सरमद सलाउद्दीन साहब के ही गाने के साथ, जो उनका बैंड है गुलाब जानम्स, उसका TV प्रीमियर आज हम कम्युनिटी TV पे करेंगे आपके साथ। शुरू करते हैं प्रोग्राम को। थोड़ी शुरुआत में थोड़ी बातचीत करते हैं हम कि दुनिया में क्या हो रहा है। सब वैसे तो हर कोई मास्क पहन के घूम रहा है। मेरा तो इस वक्त सिचुएशन ये हो गई है कि मैं अपने घर के आगे कल 2 घंटे खड़ा रहा हूँ कि कोई अंदर बुलाए मुझे तो मैं जाऊँगा। लाइन लगाने की आदत इतनी हो गई है। हमारे कुछ दोस्त हैं, वो तो किसी और की बेगम को अपने साथ ले आए क्योंकि सबके पास मास्क लगा हुआ होता है, पता ही नहीं होता किसकी बेगम कौन है। खैर ये तो मजाक की बात है, मगर न्यूजीलैंड में कल ज़बरदस्त किस्म की इंकरेजिंग न्यूज़ है कि कोविड फ्री हो गया न्यूजीलैंड। मैं तो दुआ करूँगा ये अजीम मुल्क और पाकिस्तान भी कनाडा के साथ साथ कोविड फ्री जल्दी से हो जाए। मगर अभी इस वक्त तो सिचुएशन बड़ी ख़राब लग रही है। मुझे तो लग रहा है जिस तरह हमने ज़िंदगी भर पोलियो को पाला है और पीला वाला कार्ड लेके घूमते रहते हैं ना पूरी दुनिया में, वैसे ही अब कोरोना को भी अब हम लोग पालते रहेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर 100,000 केसेस हो गए हैं पाकिस्तान में, न्यूज़ आप सुन ही रहे होंगे। उसके बाद फिर 4th मोस्ट डेंजरस साउथ एशियन कंट्री बन गया है पाकिस्तान कोरोना वायरस के हिसाब से। तो दुआ है कि जल्द ये चीज़ें हल हो जाएं। WHO का कुछ अता पता ही नहीं है। पहले कह रहे थे कि मास्क लगाएं ना लगाएं एक बराबर है, अब यू टर्न ले लिया उन्होंने। मुझे तो लगता है वो कोई एक उनको टिकट विकेट ना दे दें हमारी गवर्नमेंट, उन्होंने भी यू टर्न ले लिया। अब कह रहे हैं मास्क लगाएं आप, मास्क से आपका फ़ायदा होगा। तो ये एक बड़ी कहानी थी इस हफ्ते की। उसके बाद रुबीना अशरफ को मार दिया हमारे लोगों ने। एक तो हम लोग माहिर हैं मारने में ना लोगों को। मोइन अख्तर साहब जब वो हयात थे उनको कितनी बार हम लोग मार चुके हैं, उमर शरीफ साहब को मार चुके हैं, और कितने एक्टर ऐसे हैं भाई। ये तस्दीक कर लिया करें खबरों की। व्हाट्सएप के अंकल जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, जो देखा हाँ फॉरवर्ड कुछ नहीं है। उनकी बेटी का बयान आया अभी कल कि वो सेहतमंद है, अल्लाह का शुक्र है, कोरोना से रिकवर हो रही हैं और बड़ी एक्ट्रेस हैं। हमारी पसे आईना एक मशहूर ड्रामा हुआ करता था उनका। खैर जी, आते हैं डिस्कशन पे स्पेस एक्स की। स्पेस एक्स जिसको नहीं पता, वो इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। अब वजह क्या है उसकी ख़बरों में रहने की, वो ये है कि अभी रिसेंटली तो आपने सुना होगा कि वो एक रॉकेट उन्होंने भेजा है स्पेस स्टेशन पे, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ISS कहते हैं उसको। उस पर 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा और ये पहली बार है जब इंसान उस रॉकेट में बैठ के गए। तो मगर मैंने सोचा थोड़ी बात की जाए इलॉन मस्क की। जब तक इमाम साहब का इंतज़ार हो रहा है, जब तक वो आते हैं उनसे फिर हम बात करेंगे मॉस्क सिटी ओपनिंग के ऊपर। मगर तब तक वो है, मैं थोड़े आपको बीच में गेस्ट के साथ साथ स्पेस एक्स का लुकमा देता रहूँगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे ख्याल से, लेफ़्ट स्क्रीन पर है प्रोड्यूसर साहब, या लेफ़्ट पर है कि राइट पर है, लेफ़्ट इसको बोल रहा हूँ, राइट स्क्रीन पर है। इलॉन मस्क की ये बुक है, मैंने लास्ट ईयर पढ़ी थी। ज़बरदस्त किताब है इलॉन मस्क की, और इसमें पूरी उनकी लाइफ स्टोरी बताई गई कि किस तरह इलॉन मस्क भाई जो थे ये साउथ अफ्रीका, उसके बाद फिर कनाडा, जी हाँ कनाडा से भी होके फिर ये US गए हैं। और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी है इनकी। मगर काफ़ी चीज़ें इसमें मुझे बड़ी अपने दिल को छूती हुई लगी, तो उसकी थोड़ी बात करते हैं। थोड़ा मैं आपको स्पेस एक्स का लुकमा आज पूरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह देता रहूँगा। तो उसके बाद फिर इसमें जो है वो पहली चीज़ इलॉन मस्क के बारे में, साउथ अफ्रीका का तो मैंने आपको बता दिया जनाब। पहला जो इन्होंने 12 साल की उम्र में अपना पहला वीडियो गेम प्रोग्राम किया था जिसका नाम था ब्लास्टार। अभी भी आपको मिल जाएगा, $500 का बेचा था इन्होंने। हमारे बच्चे तो हाल ये है 12 साल की उम्र में वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, माँ बाप के खर्चे करा रहे होते हैं, इन्होंने $500 का बेच दिया ब्लास्टार। तो बड़ी बात है, वो जीनियस जो थे साहब थे वो पहले से ही। उसके बाद फिर इन्होंने जनाब कंपनी बनाई पेपैल,
और पेपैल से इनको खुद ही निकाल दिया गया। मगर ये डिस्करेज नहीं हुए। अब अक्सर लोग होते हैं ना, वो दिल हार के बैठ जाते हैं, एक बार वो निकले जो बैंक से, उसके बाद फिर बेगम मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। ऐसा नहीं, इन्होंने अपने आप को उठाया और जितने पैसे मिले थे इनको पेपैल से, उससे इन्होंने 2 कंपनियां खोली, स्पेस एक्स और टेस्ला। स्पेस एक्स अभी चांद पे पूरा काम कर रही है। टेस्ला की गाड़ियाँ मशहूर हैं, इलेक्ट्रिक कार्स फोर फ्रंट पर है। अभी रेटिंग्स जो रिसेंट आती हैं उसमें टॉप 10 में 2-3 इलेक्ट्रिक कार्स पक्का टेस्ला की होती हैं। बहुत महंगी गाड़ियाँ होती हैं, जिनको नहीं पता। अच्छा जी, उसके बाद फिर इनको भी वही सिचुएशन सहनी पड़ी जो हमें सहनी पड़ी थी। जब इन्होंने स्पेस एक्स खोला तो स्पेस एक्स बेसिकली था ये कि पहली प्राइवेट कंपनी थी जो कि इस तरह के स्पेस का वेंचर था। नासा का था, आपने नाम सुना होगा, मगर स्पेस का वेंचर था। रॉकेट बना रहे हैं, लोगों को चांद पे भेज रहे हैं, चीज़ों को स्पेस स्टेशन पे भेज रहे हैं, मून की बात कर रहे हैं। तो बड़ा मजाक उड़ा इनका। जो बाबे होते हैं ना, ये बाबे हमारे ही नहीं होते, ये बाबे पूरी दुनिया में होते हैं, बुढ़े बाबे जो कहते हैं हाँ जी ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हुआ ही नहीं और ये कभी होगा भी नहीं। वो इनके साथ भी यही हुआ और खूब पॉलिटिक्स खेली गई टिका के इनके साथ। मगर मेहनत जो है ना वो रंग लाती है। और हमेशा याद रखें, जो मेहनत है वो कभी ना कभी आपकी जो है वो रंग ला जाती है। तो उसके बाद जो है जनाब कामयाबी इनको मिली। और मगर कामयाबी से पहले इनके साथ ये हुआ कि ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पे पहुंच गए थे। जो तीसरी लॉन्च थी फैल्कन की, जो इनके रॉकेट्स होते हैं, वो तीसरी लॉन्च जो थी उसमें ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, पैसा ख़त्म हो चुका था। दूसरी तरफ टेस्ला रोडस्टर जो थी वो भी कोई इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, बिल्कुल बैंकरप्सी के दर पे थे। मगर फिर इन्होंने अपने आप को उठाया और जनाब ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने लिफ्ट लिया। यहाँ पे मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो दिखाना चाहूँगा, लेफ़्ट स्क्रीन पे हमारे आएगी, जो बहुत ही ज़बरदस्त एक सीन है जहाँ पे इनका रॉकेट वापस लैंड हो रहा है। उड़ते हुए तो बहुत लोगों ने रॉकेट देखा होगा, इनका रॉकेट वापस लैंड हो जाता है 10 मीटर की जगह पे। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। हम वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे इमाम साहब को लाइन पर लेने की और उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। This is Umair from Community TV channel. How are you? Good. Okay. Is this Imam Rifat? No, Oh, okay. he's praying right now. Okay. He's praying right now. Okay. Yeah. Okay. Can you ask him to call me back on this number? Thanks. Yeah. ओके। तो इमाम साहब थोड़ा सा बिज़ी हैं, अभी वापस वो लाइन पर आते हैं तो उनसे गपशप लगाते हैं। अच्छा जी, तो स्पेस एक्स की वापस बातचीत करते हैं। स्पेस एक्स में और मज़ीद क्या हुआ? तो जनाब अच्छा, उसके बाद गोल बड़े ज़बरदस्त होते हैं इनके। जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं रखते भी टॉप टियर के एम्प्लॉयज़ हैं, और उसके बाद फिर उनको कहते हैं कि जो काम 50,000 में हो सकता है 5,000 में करके दिखाओ। ये कैसे बड़ा मुश्किल काम है। अब हमें कोई कहे कि जनाब 50,000 की जो चीज़ ला रहे हैं वो 5,000 में लेकर आए, हम पसीने छूट जाने। मगर इनके एम्प्लॉयज़ भी इतने ज़बरदस्त हैं कि वो पूरे इस गोल पे उतरते हैं। और जब कोई एम्प्लॉय इनका ना बोलता है, से हम अक्सर आदत होती है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो होगा ही नहीं, ये तो कोई भी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमें पता नहीं है पूरी दुनिया में, हम कहते हैं दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। तो ये जो है ये कहते हैं ठीक है आप छोड़ दें। ये खुद उस टास्क को ले लेते हैं और करके दिखाते हैं उतने पैसों में जितने पैसों में इन्होंने बताया होता है। ये होती है लीडरशिप। ज़बरदस्त किस्म की लीडर वो होता है जो आपको जनाब गाइडेंस इस तरह की दे कि आपको करके दिखाए वो चीज़, और फिर ये दिखाते हैं देखो मैंने कर ली और तुम नहीं कर पाए।
अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद मज़ीद इनका जो है वो स्टाफ इतना डेडिकेटेड है, स्टाफ के बारे में बात कर रहा था कि जो इनकी लॉन्चेस होती हैं रात रात भर लोग काम करते रहते हैं, मैदानों में चले जाते हैं, मैदानों में बिस्तर लगा लेते हैं, वहीं पर सोते हैं, वहीं पर इक्विपमेंट मंगाते हैं, वहीं पर फिक्स करके शिप को उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे भी काफ़ी इंस्टेंसेस हुए हैं। डेडिकेशन की बात है, जो आपका जो ओनर है अगर आप उसके लिए इतने डेडिकेटेड हो तो फिर इस तरह की सिचुएशन बनती है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये कि ये खुद अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं और ख़ुद इनको पता होता है कि आगे फील्ड में हो क्या रहा है। एयरक्राफ्ट इनके मुताबिक जो स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी वो 60s के बाद आगे बढ़ी नहीं, तो उन्होंने कहा जनाब स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ी तो मैं पीछे क्यों रहूँ। इन्होंने अपनी प्रॉपराइटरी टेक्नोलॉजीज बनानी शुरू कर दी, काफ़ी ऐसी चीज़ें बनाई, रोबोटिक आर्म्स बनाए, वेल्डिंग का ऐसी प्रॉपराइटरी टेक्नोलॉजी बनाई जो दुनिया में थी नहीं। तो ये भी एक इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का काम किया। इमाम साहब लाइन पर हैं, इनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. How are you? This is Umair from Community TV. Yeah, Umair, how are you doing? Good. I am great. Thank you so much for coming on my show. Absolutely, my pleasure, brother. And I have to tell everyone that since Premier Doug Ford announced the opening of mosques yesterday, I just gave maybe 20 hours notice to Imam Rifat, but he was gracious enough to come to my show. So thank you so much. Oh, thank you so much, Umair. Are you online now? Online? Yes, you are online. You are live. Our listeners are, our viewers are listening to you. Okay, thank you so much for hosting. And this is it's my pleasure to be with you, the Community TV. And this is the we are very glad for the new position of the Premier, the decision to reopen the mosques with the precautions. Definitely, it's not easy to make this decision because now we put the safety of our Muslim brothers and the Canadians at large in the front. We don't want to risk anyone's health, so we want to make sure everybody is safe. That's why we are always recommending that if we are not ready to open our centers or our mosque, we better not to open now until we are ready to make such a decision. If we are ready, we must make sure that all the precautions and all measures and that we follow the health authorities' recommendations for everything that will allow us to have a safe place for people to come and to make sure that the physical distance is absolutely taken care of and all the measures to make sure that everyone is safe is being taken care of. Also, on the other side is sorry for interrupting you. Can you just speak up a bit because you're coming in a bit low? Sorry, it might be our technology. Oh, no problem. Just a bit. Okay. Thank you. Okay. So what happens Much better. Thank you. Okay, no problem. So what happens is the most important thing for us is the health of our people and everyone who is coming in and out to the centers. So what we said to all the centers and all imams is to make sure that mosques are ready and the physical distance is maintained. The 6 feet or the 2 meters must be there in place. And people, when they come to the places of worship, to the mosque for prayers, or for Jum'ah prayers, especially Jum'ah when it is a crowd, we must make sure that we are not allowing except the numbers that is given by the province, which is 30% of the occupancy. For example, if you have 100 people allowance in your mosque, you can then have up to 30 people, keeping in mind that you make 2 meters in between each individual from all sides. So this way it will allow the people to be praying in a safe environment, that they can just go home and they don't have risk to take any infection in case anyone infected. May Allah protect everyone. So in terms of Friday, obviously, mashallah, most of our mosques are full. How will you ensure 30% occupancy? Because some time slots are really popular, like the 1:30 time slot or the 2:30 time slot. Most mosques are full, mashallah. So how would you ensure that there's 30% capacity? Yeah, so that's why we have recommended that all of these mosques that have large numbers, as you said, 1:30 prayer or 2:30, usually they are overloaded. Actually, we have sometimes if we have allowance of 300, you find 400 over there.
So what happens is that's why the masajid are now doing something. It's called register first before you show up. So those who register, they are only the ones who can enter the mosque to pray. So that's why the people who are ready and they can come to the mosque, they are not under age. For example, they are not under 15 or 12 according to the policy of each masjid. So now we said that the children under 15 years or even maybe maximum 12 to go down. Under 12, they are not supposed to come to the mosque. They can pray at home with their moms. Also, the sisters, because there's not obligation for them to come to the mosque for prayers, so they can pray at home. Also, all elders, all elders like 60 plus or 65 plus, especially those with infections or immune system weak. So we are telling them not to come to the mosque because of the risk. Because we just need their safety so they can pray at home. And there is no obligation, by the way. People who are worried or are scared to come so they may be infected, they are not obligated to come. They don't have to come. So that means it's not a fard for them to come. It's not mandatory. So they can... about registration. How will people register for Friday's prayers? Yes, so most mosques they have on their website a registration form that the people can fill in order to have their names written, and they will receive a confirmation email. If they do not have that confirmation email to attend, then they cannot show up and they cannot be allowed into the mosque. Okay. So they must first receive a confirmation email from the mosque, or what they do is first come. Some also other centers do this. They first come, first serve. Once the occupancy is filled and the distance is taken care and maintained, then they cannot enter the mosque. Then the mosque is closed until this first jama'ah is finished, and then later on, if they want to come to a second prayer, in case there is, or they just pray at home, zuhr and so on, right? And then the wudu area and the bathroom, would you open that right now, or would that remain closed? Yeah, so the recommendations that we have in place now from the health authorities is to keep washrooms completely closed in the masajid. And it will be only used for emergencies. And, emergencies can happen anytime. So the washrooms will be only, or the wudu facility can be only used for emergency. It means that people, when they are coming to the mosque, whether they are coming from home or coming from workplace, they must make sure that they have done the wudu at home, and then they proceed come to the mosque. When they come also, not only that, they make sure they have the wudu, and also they make sure they have the mask. Also, they make sure they have their own prayer mats. Okay. So, and also it is recommended now, one of the new things that we just had, the meeting is still ongoing actually, when you called me. So the thing that also recommended is that, when we go for Hajj and Umrah, everybody carry a plastic bag to carry his shoe with him. So we recommend also that people can bring their own plastic bag so they can have their shoes with them. So this way they don't have to jam in front of the door beside the shoe rack to put their shoes and so on. So they can proceed outside and then they put shoes outside in the open space. So this way they will be distance from any calls or anyone who may be infected. Also, Masajid also, they have put a note that, we are taking all precautions. We are making sure that for safety of everyone. So anyone who has any symptoms or any feelings that he could be infected, we are making sure that please don't show up. Some mosques also have the temperature thermostat, to measure the temperature at the door. So when the people are coming in, they check their temperature quickly. Also, we have the sanitizers and at the doors, so that people, when in and out, they can wash their hands with the sanitizers for protection against any infection, inshallah. So masks in some places like Longos and Costco's, now it's mandatory. You cannot enter without a mask. Would the mosques take a similar stance with respect to masks and prayer mats, or would it be more of a optional thing? No, the mask is a mandatory for people who will attend to the prayers in the mosque. Okay. Right? So mask is mandatory. This is very highly recommended. And at the door of the mosque, the volunteers must make sure that the person who's coming in is wearing a mask for his own safety, not for
for him to affect others, but for his own safety, to put his own mask. And if they don't have mask, the masajid will provide the mask at the door. So people, when they come in right away, if they forget their own mask, they can put a new mask from the mosque. Okay. One of the things that we saw, actually, one of my friends was telling me from back in Pakistan, was when they were conducting Eid prayers, people used social distancing, so they were standing apart, 6 feet apart. But the worshippers who came in late were not educated, and they actually filled up the gaps, and that actually removed any precaution that was there. And obviously, they were not educated; they didn't know anything. Yeah. I know that. Sure, something like this doesn't happen, especially on a Friday when. Yeah, so sometimes we have some of our community members who are not aware of what is going on. Maybe I know back home it's more common, but here we assume that most people who are coming, they are well educated. They are also making sure that they are. Most people here are mostly professionals, and they do understand the fact of the danger of this infection. So they will be more protective, so they can save themselves and their family members, especially anyone who has parents at home, elderly ones, or someone who's sick, or someone with an immune system weak. So they will make sure that this is covered. Also, to make sure that distance is the physical distance is maintained, we are marking the spot in the masjid. So when you come to the mosque, you'll find there is a spot. Only that spot a person can put his prayer mat and pray on. Okay. Anything that is not spotted, they cannot pray on. Okay. Outstanding, very good. Thank you so much for educating us on the practices, the protocols that our local community mosques are adopting. I mean, we are all very, very excited to return to our mosques for our Friday prayers and our regular prayers, but since this is starting on a Friday, this is even more auspicious for us. And thank you so much for being there for us. Absolutely. and preparing us. Yeah, absolutely, Omer. Let me just give an advice to the community. Yes. That is, those who are scared to go to the mosque because they will be infected, they don't have to go, and there is no obligation on them to go. They just need to pray at home, Salatul Zuhr, or at work. And it is enough, inshallah, because it is not mandatory yet until there is no any infection or there is everything is back to normal. So the prayer is still not mandatory for most people unless all the pandemic is over and we have vaccination for this pandemic. And we want to make sure that everyone is safe, and our elders, especially our children. That's why we are recommending that those elderly ones, those who are sick, and also the children to pray at home and not to come to the mosque, inshallah. And may Allah protect every one of us and all our people. Ameen. Thank you so much, Omer. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you. Jazaak alaikum salam. Thank you. Assalamu alaikum. Rizwan साहब. वालेकुम सलाम उमर, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? रिजवान साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी, इस वक्त आप लाइव हैं हमारे साथ कम्युनिटी टीवी सीन ऑन है में। जी, मैं बस आपका इंट्रो ही दे रहा था, हमारा लास्ट इंटरव्यू अभी ख़त्म हुआ है। तो रिजवान साहब जो हैं इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं, और रिजवान साहब का जो इंट्रो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि रिजवान साहब HR गुरु हैं, जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट लीडर हैं। 10 इयर्स का इनका उसका एक्सपीरियंस है इन लीडिंग एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर न्यू इमिग्रेंट्स GTA में, और काफ़ी सालों का इनका एक्सपीरियंस, तकरीबन 20 साल का US और कनाडा का HR का इनका एक्सपीरियंस है। मास्टर्स डिग्री है माशाल्लाह इनके पास ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में US से, और PMP सर्टिफाइड हैं। तो जितने भी आपके इमिग्रेशन कह रहा हूँ, जॉब हंटिंग रिलेटेड सवाल हैं, अब आप हमसे कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन इस वक्त अब ओपन है, और नीचे आपको नंबर नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं नज़र आ रहा हो, नहीं नज़र आ रहा मेरे ख्याल से, प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं कि नंबर आपको बता दिया जाए। अच्छा जी, नंबर आपको बताते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी गपशप लगा लेते हैं रिजवान साहब से। रिजवान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। जी, सबसे पहले तो उमर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे बुलाया आपके प्रोग्राम में, और आपके नाज़रीन का जो इस वक्त जो है इस प्रोग्राम देख रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है।
जी, अब कुछ 300 जॉब्स ऐड हुई हैं मई में कनाडा में। हालांकि जो फोरकास्ट थी वो नेगेटिव थी, ओंटारियो में तभी भी नेगेटिव है। 64,500 जॉब लॉसेस हुए हैं मई में, मगर सिचुएशन अब बेहतर लग रही क्योंकि जो जॉब गेन्स हैं ये क्वेबेक में हैं, जो कि हमसे पहले खुल गया था। तो अब काफ़ी हमारे जितने भी साउथ एशियंस हैं स्पेशली, अब वो जॉब्स ढूंढना शुरू करेंगे जो ले ऑफ हुए थे, या जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। इस वक्त तकरीबन 13.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारा, जो हाईएस्ट है सिंस वर्ल्ड वॉर II इन कैनेडा। तो इसीलिए मैंने आपको दावत दी प्रोग्राम में कि कुछ इस सिलसिले में बात करें कि ये अब किस तरह ये अप्रोच करें जॉब हंटिंग को, और किस तरह ये आगे बढ़ें। और जाहिर है कोविड-19 की वजह से सभी इम्पैक्ट हुए, मगर किस तरह जॉब सर्चिंग करें। शुरू करते हैं न्यू इमिग्रेंट्स से, क्योंकि काफ़ी न्यू इमिग्रेंट्स भी आए होंगे, वो जॉब ढूंढ रहे होंगे। एक वो सिलसिला होता है कुछ महीनों का, अनफॉर्चुनेटली बीच में कोविड आ गया, तो उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो उमेर साहब, सबसे पहले तो जो है मैं इमिग्रेंट्स को जो है जरूर कुछ टिप्स दूंगा जॉब सर्च के, जो है खुसूसन इस माहौल में जब आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि जो है ये कोविड के वजह से जो क्राइसिस हुई है, इसकी वजह से जो है कनाडा में मार्च के बाद, मार्च से लेके अब तक तकरीबन 3 मिलियन लोगों ने जो है अपने उनके पास से जो है जॉब चले गई। लेकिन मैं खुशखबरी ये देना चाहता हूँ आपके नाजरीन को कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मई में जो है ऑलमोस्ट 3 लाख जो है जॉब्स कैनेडियन इकोनॉमी ने ऐड की हैं। लेकिन और एक जो है खुशखबरी ये है कि और एक यूके बेस्ड एक इकोनॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये प्रेडिक्शन है कि जून और जुलाई में कैनेडियन इकोनॉमी जो है 1.75 मिलियन जॉब जो है ऐड करेगी। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो मगर फिर भी सर ये भी बताते चलिएगा, ये वाइट कॉलर जॉब्स हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, कॉम्बिनेशन है, क्या परसेंटेज है, कुछ इस पे भी रोशनी डाल दीजिएगा। इसमें सारे मतलब जो है सारे पार्ट टाइम टेम्पररी हर किस्म का अब इसमें जॉब, ये टोटल इकोनॉमी की बात हो रही है जी। तो लेकिन नाजरीन के लिए बहुत ये खुशखबरी है, खुसूसन जो है इमिग्रेंट के लिए। तो मैं इसलिए ये चीज को, ये खुशखबरी को एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि कई लोग जो है इस क्राइसिस की वजह से थोड़े से नाउमीद हो गए हैं कि भाई हम इमिग्रेशन जो है पहले से ही कोई आसान चीज नहीं होती। आप अपना मुल्क छोड़ के, अपने दोस्त अहबाब, अपने दोस्त रिश्तेदार छोड़ के एक नए मुल्क में आ रहे हैं, और उस नए मुल्क में आप जब आते हैं तो आप ऐसे जो है चैलेंजिंग हालात में आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जो इमिग्रेंट हजरात इस जो इकोनॉमी जो रिबाउंड करेगी, जो वापस आएगी, इसके लिए अपने आप को जो प्रिपेयर करेंगे, इंशाल्लाह ताला जो है उनको जल्द से जल्द जॉब मिल जाएगी। तो बात करते हैं अब जो है कि किस तरह जो है इमिग्रेंट जो है जॉब मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, मतलब उनको जो है किस तरह जो है इस मार्केट में जो है एंटर होना चाहिए। तो सबसे पहले उमर साहब मैं ये चीज पे करना चाहता हूँ कि कनाडा में जो है, कनाडा तो जैसे आपको पता है, सबको पता है, कनाडा इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट। तो यहाँ की जो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, आप चाहे फेडरल गवर्नमेंट ले लें या जो है प्रोविंशियल लेवल पे ले लें, ये गवर्नमेंट जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने बजट एलोकेट करती हैं, खर्चा करती हैं टू हेल्प इमिग्रेंट्स इंटीग्रेट इनटू द जॉब मार्केट। इसका मतलब ये है कि वो कई सर्विसेज जो है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फंड करती हैं, वो सर्विसेज जो न्यू कमर्स को जो है मार्केट में एंटर होने के लिए हेल्प करती हैं। तो इसका तो इमिग्रेंट, जैसे आप पाकिस्तान से कोई नया इमिग्रेंट आ जाए तो उनको भाई किस तरह ये पता चले, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ जो है, अगर आपकी इजाजत हो, जो कुछ वेबसाइट के जो है नाम लूंगा, जहाँ तो उनको जो है बहुत ही यूजफुल रिसोर्सेज मिल सकती हैं, जहाँ पे जो है ये फ्री जो है उनको रिसोर्सेज जो है का पता चल सकता है। तो सबसे पहले अगर वो गूगल कर लें कि ऑन्टेरियो में जो है उसको कहते हैं ब्रिजिंग प्रोग्राम्स फॉर न्यू कमर्स, ब्रिजिंग प्रोग्राम फॉर न्यू कमर्स, या जी, ऑन्टेरियो ब्रिज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर न्यू कमर्स। तो उनको वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे उनको सेक्टर स्पेसिफिक जो है उनको गाइडेंस मिलेगी कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में जो है आप का एक्सपीरियंस जो है इंजीनियरिंग में है,
तो यहाँ पे ऑन्टेरियो में जो है आप कौन सी एजेंसीज के साथ रुजू हो सकते हैं जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है ब्रिजिंग प्रोग्राम मिल जाएगा, वो उनकी वेबसाइट पर जो है सारी लिस्टिंग है। ये अक्सर होता है क्योंकि वहाँ अक्सर लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम वहाँ तो आर्किटेक्चर में थे या वहाँ इंजीनियरिंग में थे, यहाँ आके ये काम कर रहे हैं, वहाँ हम ये थे, यहाँ आके ये कर रहे हैं। तो नहीं तो यहाँ की गवर्नमेंट तो रिकग्नाइज करती है। तो आपने जैसा फरमाया प्रोग्राम के शुरू होने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन जब आपने करवाया जी, मैंने जो है 9 से 10 साल जो है इसी सेक्टर में कम्युनिटी सर्विसेज में जो है गुजारे हैं। तो मैं खुद जो है 2 गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम जो है रन करता रहा हूँ इमिग्रेंट्स के लिए। तो ये बड़ी जो है अगर वो गूगल कर लें ऑन्टेरियो ब्रिज ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उनको सेक्टर स्पेसिफिक जो है उनके बैकग्राउंड जो रहा है उसके हिसाब से जो है वो प्रोग्राम मिल जाएगा। अच्छा, ये प्रोग्राम की अच्छी चीज ये है, ये तकरीबन प्रोग्राम जो है ये ऑफर किए जाते हैं कम्युनिटी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे एक्सेस एम्प्लॉयमेंट हो गया या जो है कॉस्टी इमिग्रेंट सर्विसेज हो गई, इस टाइप के ये जो गवर्नमेंट फंडेड कम्युनिटी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं। ये जो है ब्रिज प्रोग्राम गवर्नमेंट उन ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करती है और ये ऑर्गेनाइजेशंस वो प्रोग्राम्स को जो है ऑफर करते हैं। जॉब्स भी मिल जाती है फिर इस प्रोग्राम के थ्रू सर? जी बिल्कुल। तो इसमें इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो जो है इन क्लास जो है उसका अलग अलग मॉडल होता है, जो कोविड की वजह से जो है थोड़ा सा डिफर हो गया होगा, मे बी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे होंगे, लेकिन इनका मॉडल मोस्टली ये होता है इन ब्रिजिंग प्रोग्राम का कि 2 से 3 हफ्ते या मैक्सिमम जो है 4 हफ्ते आपको जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशंस आपको जो है ट्रेनिंग देंगे। वो ट्रेनिंग ये होती है बेसिकली कि कनाडा के स्पेसिफिक जो है वर्क प्लेस कल्चर के स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। तो जैसे वर्क प्लेस कल्चर जो है किसको कहते हैं, भाई आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, तो हर मुल्क का जो है जैसे कल्चर अलग होता है, हर मुल्क का जो है वर्क कल्चर भी अलग होता है। तो कनाडा का जो है यहाँ पे किस तरह जो है जॉब्स को अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे नेटवर्किंग किस टाइप की होनी चाहिए, जब आपको इंटरव्यू का कॉल आए तो जो है आप किस हिसाब से जो है क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, ये सारी चीजें जो है वो इन क्लास वो ट्रेनिंग में वो प्रोवाइड करेंगे। फिर इसका दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है कनेक्शंस विद एम्प्लॉयर्स। तो अक्सर जो है यहाँ पे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो बहुत जो है हेल्प करता है, वो चाहते हैं कि भाई वो न्यू कमर्स को हेल्प करें ताकि उनको जल्द से जल्द जो है कनाडा की लेबर मार्केट में उनका इंटीग्रेशन हो। तो वो खुद आके जो है अपने नुमाइंदों को भिजा के वो खुद जो है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में वो वॉलंटियर करते हैं। तो वहां से ये होता है कि इमिग्रेंट्स को जो है एक नेटवर्क मिल जाता है कि भाई यहाँ पे जो है कनाडा में जो है आप सिर्फ इंटरनेट पे जो है अप्लाई ना करें, बल्कि जो है ये कोई लाइव पर्सन को भी आप देख रहे हैं कि जिसके थ्रू जो है आपको कोई ओपनिंग मिल सकती है या जो है कोई जॉब लीड मिल सकती है। तो ये सर ये अच्छी डिस्कशन है क्योंकि मैं खुद मेंटोरशिप करता रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। ये ऑनलाइन अप्लाई करना आपकी जॉब हंट का कितना % होना चाहिए, अगर आप एक नंबर इस पे डाल दें ताकि बाकी लोगों को पता चले कि ऑनलाइन अप्लाइंग जस्ट ऑनलाइन इज ऑलमोस्ट यूजलेस। आपको ताज्जुब होगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ऑनलाइन जो है सिर्फ 6% होना चाहिए, 6% जो है 80% होनी चाहिए। जबरदस्त। अच्छा, ये एक बार और रिपीट कर दीजिएगा सर व्यूअर्स के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 20% होने चाहिए, 80% जो जॉब सर्च एफर्ट होने चाहिए वो आप जो है कम्युनिटी में जाके नेटवर्क करें लोगों से। जो है आजकल कोविड की वजह से जो है कॉफी की मीटिंग्स वगैरह नहीं हो सकती हैं, तो जो है आप अपना सोशल मीडिया पे अपना प्रोफाइल बनाएं अगर आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी नहीं है। जैसे वेबसाइट्स हो गए, लिंक्डइन हो गई, मोस्टली जो है प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए कनाडा में जो है सबसे लीडिंग वेबसाइट जो है लिंक्डइन मानी जाती है। तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा आपके नाजरीन से कि यूट्यूब पे जाके जो है वो रिसोर्सेज देख सकते हैं कि भाई किस अगर उनका प्रोफाइल वीक है या उनका प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो किस तरह जो है वो एक स्ट्रांग प्रोफाइल जो है लिंक्डइन पे बना सकते हैं, इसलिए कि वो आपको ऑनलाइन नेटवर्क स्टार्ट करने के लिए बहुत जो है फायदेमंद होगा। वो आपकी पर्सनल ब्रांड है बेसिकली, किस तरह आप अपने आप को मार्केट कर रहे हैं। जैसे मार्केटियर्स प्रोडक्ट्स मार्केट करते हैं, चॉकलेट हो गई, दूध हो गया, सोप हो गया, वो आप हैं, आप अपने आप को मार्केट कर रहे हैं थ्रू लिंक्डइन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और
कई ऐसे मैं वक्त जो है मुख्तसर है तो जो है मैं जल्दी जल्दी जो है वो कवर करूंगा ये और दूसरी जो वेबसाइट्स हैं। अच्छा, और एक वेबसाइट है इमिग्रेंट्स के लिए, वहां पे भी जो है लोग जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसका वो वेबसाइट का नाम है careeredge.ca। careeredge.ca। और अगर जो है आपने मेंटरिंग की जो है बात की तो और एक ये ट्रायक की जो है इनिशिएटिव है, और एक वेबसाइट है mentoringpartnership.ca। mentoringpartner.ca। mentoringpartnership.ca। mentoringpartnership.ca। जी, ये भी अच्छा, यहाँ पे जाने के बाद भी जो है उनको पता चलेगा कि जो है वो वेबसाइट पे है कि भाई हाउ कैन आई बिकम, मैं जो है एक मेंटी किस तरह बन सकता हूँ कनाडा में, कोई जो है प्रोफेशनल के साथ जो है एक मेंटरिंग रिलेशनशिप कैसे जो है शुरू कर सकता हूँ। तो ये उनको वहां पे उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, मैं और एक चीज जो है मेरे साथ बताना चाहता हूँ कि कनाडा में जो है अक्सर न्यूकमर्स जो है अपनी जॉब सर्च को जो है वो, और उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ का जैसा मैंने कहा वर्क प्लेस कल्चर, और यहाँ पे जो है किस टाइप की जॉब्स की डिमांड है उस हिसाब से जो है लोगों को उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो जैसे मैं और एक चीज पे एम्फसाइज करना चाहता हूँ वो है स्किल्स ट्रेड। स्किल्स ट्रेड यानी कि आप ये समझ लें इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, जी जी, जो है बड़े ही इसमें जो है हाई पेइंग जॉब्स होती हैं इसमें। तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा इमिग्रेंट्स को, हम लोग जो है जो मोस्टली कॉलेज एजुकेटेड इमिग्रेंट्स आते हैं वो समझते हैं कि भाई ये ब्लू कॉलर वाली जॉबें होती हैं तो इसमें जो है अच्छी जो है कमाई नहीं हो सकती, पोटेंशियल नहीं है। लेकिन मैं ये एम्फसाइज करना चाहता हूं कि ओंटारियो में राइट नाउ बहुत जो है इन जो है स्किल ट्रेड्स का बहुत डिमांड है। ओंटारियो में, सिर्फ ओंटारियो में जो है आसपास जो है 144 जो है स्किल ट्रेड्स ये तो जो है डिफाइंड है, और ये जो है 4 सेक्टर्स में जो है बेसिकली ब्रॉडली जो है 4 सेक्टर्स में होती हैं। एक तो हो गया कंस्ट्रक्शन सेक्टर, दूसरा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा जो है मोटिव पावर। मोटिव पावर यानी कि जो है जो आप ले लें ट्रकिंग इंडस्ट्री ले लें, या जो है ये ऑटोमोटिव जो है रिपेयर और ये जो है आप सेक्टर ले लें। और फिर चौथा होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जैसे आपके फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि उसमें भी फिर जो है कई प्रोफेशंस हैं। हेयर ड्रेसर जैसे ओंटारियो में जो है अगर आपको कोई अच्छे नामवर जो है सैलून में काम करना है तो आपको बगैर एज ए हेयर ड्रेसर की अप्रेंटिसशिप बगैर किए आप जो है वो उस सेक्टर में नहीं काम कर सकते। ओके, मैं हाईली सजेस्ट करूंगा। और इसका इंफॉर्मेशन जो है स्किल ट्रेड्स का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा अगर इमिग्रेंट्स ये 2 वेबसाइट पे अगर वो गूगल पे ये 2 वर्ड सर्च करें, ओंटारियो कॉलेज ऑफ ट्रेड्स और जो है दूसरी वेबसाइट है skillsontario.ca। ओंटारियो कॉलेज ऑफ ट्रेड, skillsontario.ca, ये 2 वेबसाइट्स हैं। तो जो है मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि लोग जो है ये स्किल ट्रेड्स को भी एक्सप्लोर करें। इसमें जो है बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत ही जो है स्टेबल और वेल पेइंग जॉब्स जो है मिल सकती हैं लोगों को। अच्छा सर, ये वर्चुअली कैसे नेटवर्क कर सकते हैं? अब आजकल तो कोविड की वजह से कोई एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं है। किस तरह जो लोग हैं जो अभी तक इंडस्ट्री में दाखिल ही नहीं हुए, स्टूडेंट्स हैं, न्यू इमिग्रेंट्स स्पेशली जो हैं, वो वर्चुअल नेटवर्किंग के लिए कैसे अप्रोच करें लोगों को लिंक्डइन पे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो मैं अगेन जो है वही बात पे लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आप अपनी जो है ऑनलाइन ब्रांड को जो है आपको इमिग्रेंट्स को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और अपने आप को जो है वर्चुअल नेटवर्किंग के लिए, वर्चुअल नेटवर्किंग यानी कि जैसे आपने कहा भाई जाके हम किसी से कॉफी मीटिंग नहीं कर सकते, किसी से जो है जाके किसी के ऑफिस में नहीं मिल सकते, तो किस तरह लोगों को एंगेज किया जाए? तो उसका यही है सजेशन कि आप जो है अपनी स्ट्रांग प्रोफाइल बनाएं और सर्च करें। देखें, कोई भी चीज बगैर प्लानिंग के नहीं हो सकती, और जॉब सर्च में तो स्पेसिफिकली जो है आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा, आपको जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किन जो है आप किन कंपनियों में काम करना चाहते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ऑनलाइन उन कंपनियों को रिसर्च करें, वहां के जो उन कंपनियों में जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं पहले आप, और उसके बाद जो है उनको लिंक्डइन पे जो है आप इनविटेशन भेजें।
लिंक्डइन में मैं लोगों को फिर वो ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि हर आप जिस बंदे को भी अप्रोच करेंगे ये जरूरी नहीं है कि जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 20 इनविटेशन भिजाई हैं, अगर उसमें से अगर आप 5 लोगों ने भी आपको रिस्पॉन्ड किया है जिस सेक्टर्स में आपने आइडेंटिफाई किया है, जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, तो वो मेरे नजर में जो है फिर भी आपके लिए बहुत ही जो है फायदेमंद होगी और वहां से आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने जो है आपके कनेक्शन बनेंगे। तो वो और उन मेंटर से जो है किस तरह कनेक्ट किया जा सकता है, इस तरह किया जा सकता है कि आप उनके जो है कॉमन उनसे वो जो लोगों को आप फोकस कर रहे हैं उनको देखें कि उनके क्या बैकग्राउंड है, उनके बैकग्राउंड में और आपके बैकग्राउंड में कुछ जो है कॉमन चीजें हैं जिससे जो है गुफ्तगू जो है शुरू हो सकती है। बेसिकली मेरा तो वाला काम है व्यूअर जी, ये नहीं है किसी ने आपको नौकरी ढूंढ के दे दी। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, आप हमें नौकरी ढूंढ के दे दें, ये आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, मेहनत लगती है, मगर जो इसका फ्रूट आपको मिलेगा ना फिर उसका मजा ही कुछ और है। नहीं, और एक दूसरी चीज जो है आपने बहुत अच्छी बात कही। दूसरी चीज मैं इमिग्रेंट्स को जो है ये आप भी एक इमिग्रेंट रह चुके हैं कनाडा में, मैं भी जो है यहाँ पे एक इमिग्रेंट रह चुका हूँ। यहाँ पे आप चाहे आप कितना भी जो है कितनी भी आपकी नौकरी ढूंढने की शदीद जरूरत हो, लेकिन आप कभी भी जो है अपना ये डेस्परेशन मेंटर को ना बताएं और उनसे जो है ऑलवेज प्रोफेशनल लेवल पे जो है बात करें। और यहाँ के जो मेंटर्स हैं वो उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, वो उनको ऑलरेडी पता होता है कि भाई ये न्यू कमर है तो इनको जो है जॉब की जरूरत होती है। लेकिन आप उनको जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले दिन ही आप पहली मीटिंग में कह रहे हैं कि भाई आपके पास मेरे लिए जॉब है, इस तरह नेटवर्किंग नहीं होती। नेटवर्किंग का सही मतलब ये होता है कि आप जो है कोई शख्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो कर रहे हैं, उनके साथ एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो जो जॉब की बात है वो जैसे रिलेशनशिप प्रोग्रेस होगी वो ऑलरेडी आपको जो है ऑर्गेनिकली बाहर आएगी, वो आनी शुरू हो जाएगी। उसको बाहर आने दें, उसको जबरदस्ती ना निकालें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ये थोड़ी सी वर्चुअल नेटवर्किंग जो है रिलेटेड वो थी। अगेन जो है एक जो है हिंट ये भी देना चाहता हूं मैं आपके व्यूअर्स को कि कोई अगर आपको अच्छा आर्टिकल आपको पसंद आए वो आप अपनी जो है लिंक्डइन पे पोस्ट करें, ताकि जो है तो लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पे तो आपको पता है कि अगर आप कोई चीज पोस्ट करेंगे तो वो जो है एडवर्टाइज होती है, तो लोग उसको भी देखेंगे कि भाई ये बंदा जो है। और तो ये जरा फेसबुक टिकटॉक से बाहर निकले। फेसबुक पे जो आप शेयर करते हैं ना, फायदा कुछ नहीं है। लिंक्डइन पर आए, लिंक्डइन जो है काम करने वालों की फेसबुक है, उधर से असल आपको चीजें मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अगर कोई मीटिंग भी हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्चुअल नेटवर्किंग की बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे आप कोई इमिग्रेंट्स को मैं ये एम्फसाइज करना चाहता हूं कि जैसे आप कोई इन पर्सन मीटिंग में बिल्कुल प्रोफेशनल ड्रेस होके जाते थे, अगर फॉर एग्जांपल आजकल जो है काफी मीटिंग हो रही है, एक जो ऐप निकला है जूम के थ्रू जो है कई लोग जो है वर्चुअल नेटवर्किंग हो रही है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी आप जो है जब भी आप कोई पोटेंशियल मेंटर के साथ या कोई मेंटर के साथ आपकी जो ऑनलाइन मीटिंग होगी तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो है उसमें ड्रेसअप हों। और सामने आप यकीन करें, सामने जो मेंटर होता है, जो प्रोफेशनल होता है, वो देख सकते हैं कि आपने जो है कितना एफर्ट डाला है इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। अगर आप उनके सामने जो है रिसर्च करके नहीं जाएंगे, आप उनके सामने जो है प्रोफेशनली जो है ड्रेस होके जो है नहीं रहेंगे उस जूम की मीटिंग में, उस वीडियो कॉल में, तो फिर आप अपने जो है चांसेस कम कर रहे हैं। वैसे भी 5 मिनट में फारिग कर देगा, उसको पता चल जाएगा ये बंदा नॉन सीरियस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलने का मतलब ये है कि इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म आप ये समझें कि आप वर्चुअल जैसे इन पर्सन आप किसी के साथ, अगर आपकी कोई डाउनटाउन टोरंटो में फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में किसी की मीटिंग हो रही है, तो आप जिस तरह जो है उसके लिए प्रोफेशनली ड्रेस होकर जाएंगे, उसी तरह जो है आपको ड्रेस होना है वीडियो कॉल के लिए भी। और ये बिल्कुल मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल भी शेयर कर लूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी इस तरह के सेशंस किए हैं जब मैं भी जॉब हंटिंग कर रहा था, और अभी भी करता हूँ जब अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जॉब है, क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है। और ये शुरू के जो मेरे सेशंस से आधे घंटे का मैंने टाइम लिया था, और ख़ुद मेंटोर ने मुझे 1.5 घंटा दिया है, क्योंकि जब आप कोई काम की बात कर रहे होते हैं, उसको लगता है कि बंदा सीरियस है, तो फिर वो आपको टाइम देते हैं। बिल्कुल।
अच्छा सर, उस एंड में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके 3 P's का आप मुझसे जिक्र कर रहे थे, अगर आप कुछ बता पाएँ हमारी ऑडियंस को, ज़बरदस्त किस्म की सजेशन थी, वो 3 P's क्या थे जॉब हंटर्स के लिए? तो उमेर साहब 3 P's देखें, ये एक सिंपल चीज़ है, ये मैंने मेरे जो खुद जो है तजुर्बे से सीखा है कि क्या चीज़ जो है जो इमिग्रेंट्स को जो है सक्सेसफुल बनाती है कनाडा में, जब स्पेशली जो है वो जब शुरू में आते हैं और जो है जॉब ढूंढते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो है पेशेंस, जो हम उर्दू में उसको सब्र कहते हैं। तो खुसूसन जो है मैं ये एम्फसाइज करना चाहता हूँ इमिग्रेंट्स को, आजकल के हालात में ये सोचें कि ये आप जो नए इमिग्रेंट जो अब अपनी ज़िंदगी कनाडा में शुरू कर रहे हैं, ये कनाडा में जो हालात अब हुए हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इतना इनकी इकोनॉमी, इतने जो है जॉब्स यहाँ पे लॉस हुए हैं। आपको थोड़ा सा सब्र से जो है काम करना चाहिए, आप मायूस ना हो। तो सबसे पहला P है उसमें जो है पेशेंस। अगर आप ये सोचें कि भाई जो मेंटोर्स भी हैं, जो सेटल्ड इमिग्रेंट्स हैं, जो 20-25 साल के आए हुए हैं, जो कैनेडियंस यहाँ पे जो बॉर्न एंड रेज्ड हैं, उनकी जॉबें चले गई हैं, तो थोड़ा सा सब्र ये होना चाहिए कि भाई 2-3 महीने में, मैं जैसे आपको एक रिपोर्ट के बारे में बता रहा था कि हालात जो है बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है, दूसरा P ये है कि प्लानिंग। जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि कोई जॉब सर्च तो जो है बहुत ही प्लानिंग जो है जॉब सर्च में बहुत जरूरी है, और वो प्लानिंग ये शुरू होनी चाहिए कि डे 1 से शुरू होनी चाहिए। यहाँ तक कि गवर्नमेंट, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने ऐसे जो है वो सर्विसेज फंड कर रही है कि वो इमिग्रेंट को जो है यहाँ तक वेट नहीं कर रहे कि वो कनाडा में लैंड हो तो हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें। प्री अराइवल सर्विसेज भी जो है अवेलेबल हैं। प्री अराइवल सर्विसेज उनको कहते हैं कि जो लोग जिनको PR स्टैंपिंग हो गई है लेकिन वो अभी ऑन्टेरियो में लैंड नहीं है, वो अपने लैंड नहीं हुए हैं, वो अपने मुल्क में ही है, वहां से भी जो है वो उस सर्विसेज को जो है वो कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि आपको जिस दिन आपका PR स्टैंपिंग आपके पासपोर्ट पे हो गई, आपको उस दिन से जो है आपके जॉब सर्च के ताल्लुक से प्लानिंग शुरू करनी है। और आपको यहाँ पे आने के बाद भी, मैंने जैसे कहा, आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें। गवर्नमेंट जो फ्री रिसोर्सेज हैं या सब्सिडाइज रिसोर्सेज हैं, उनको जो है यूज करने के लिए, तो ये प्लानिंग जो है बहुत जरूरी है। ये दूसरा P है। और तीसरा P ये है परसिवरेंस। परसिवरेंस यानी कि जो है आपको, मतलब आपको अपनी, जब तक कि आपको इस तरह का जो है आपको माइंडसेट बनाना है कि जब तक आपको जॉब नहीं मिलता, आपके पसंद का जॉब, आप जो आपका जो है जो जिस सेक्टर में आप जाना चाह रहे हैं, आपको अपनी जो है जिद्दोजहद जो है जारी रखनी है। हालात जो है बहुत आएंगे, हर इमिग्रेंट आपने भी जो है वो हालात से आप भी गुजरे हैं, मैं एज इमिग्रेंट जो है मैं भी वो हालात से गुजरा हूँ। हर इमिग्रेंट जो है उनको थोड़ी सी जो है वो शुरू में थोड़ी सी जो है परेशानियां आती हैं, लेकिन आप मायूस ना हो और आप जो है अपना परसेवरेंस जो है रखें और जो है जिद्दोजहद जारी रखें। तो ये है तीसरा P। तो ये 3 P अगर जो है, ये सिंपल फॉर्मूला है 3 P's का, अगर कोई इंशाल्लाह ताला इमिग्रेंट इसको फॉलो करे तो उनको जो है बहुत से जल्द जो है वो यहाँ उनको जॉब मिल सकती है। ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच। वैसे तो जॉब हंटिंग के बारे में एक लंबी डिस्कशन हो सकती है, इंशाल्लाह फिर आपको ऑनलाइन लेंगे, फेस बाय फेस के CV कैसे बनानी है, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे सही करनी है आगे हमारे व्यूअर्स के लिए। बट थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को इतना टाइम देने का। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। माय प्लेजर उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये थे रिजवान साहब, हमारे HR गुरु। आपकी फ़ीडबैक बताएगी कि आपको इंटरव्यू कैसा लगा, और मज़ीद आप आगे सुनना चाहते हैं जॉब हंटिंग के बारे में, हमें आप लिख सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस उमैर कौन है, OMAIRKONHAI@gmail.com। फेसबुक पे भी आप मुझे ढूंढ सकते हैं, उमैर कौन है में। मगर नाज़रीन, वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है, और इतनी मेहनत के बाद एक वक्फ़ा बनता तो है, तो एक वक्फ़ा लेते हैं। और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सरमद सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ होंगे, जो एक म्यूजिशियन और सिंगर है। तो ब्रेक। Personal taxes, corporate or business taxes, rental property taxes, HST, payroll, all types of tax returns. You do life. We do taxes. Liberty Tax. Please call Ashraf J. Malik at 416-834-4111. हेलो।
अस्सलाम वालेकुम जी, आप होल्ड कीजिएगा, अब आप ऑनलाइन होंगे थोड़ी देर में। अब बैरी में घर खरीदें या इन्वेस्ट करें आसानी के साथ, बिकॉज सनराइज होम्स प्राउडली प्रेजेंट स्टेशन टाउन्स इन बैरी नियर गो स्टेशन। बुकिंग सिर्फ $5,000 से और फिर सिर्फ $1,250 की 24 आसान इंस्टॉलमेंट्स। स्टेशन टाउन्स इन बैरी फ्रॉम हाई 400,000 with assignment. So call Wajid Malik with exclusive platinum access at 416-827-3333. 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, इसके साथ साथ एक ग्रेजुएट है NCA के और प्रैट इंस्टीट्यूट की, और इनसे हम लोग गपशप लगाएंगे अब और बात करेंगे पॉप म्यूज़िक की और बात करेंगे 90s के सॉन्ग्स की, और थोड़ी और मज़ीद इनसे बात करेंगे। और एंड में फिर इनका ज़बरदस्त किस्म का गाना है, बैंड का नाम है गुलाब जानम्स, ज़बरदस्त किस्म का नाम है, मुझे बड़ा पसंद आया था, और उसका इन्होंने नया गाना अभी लॉन्च किया है, तो वो फिर हम आपको दिखाएंगे। तो बातचीत शुरू करते हैं। सरमद भाई, ये बताएं कि 90s के, हम सब 90s किड्स हैं, तो 90s में इतनी जल्दी बैंड्स को पॉपुलैरिटी मिली, ज़ियाउल हक साहब के बाद वाइटल साइंस आए, उसके बाद जुपिटर्स आए, उसके बाद फिर फ़ौरन इतने सारे बैंड्स फैल गए, आवाज़, स्ट्रिंग्स, फ्यूजन, जुनून, जज्बा, और बड़ी जल्दी हिट होते थे। मगर आजकल और सीधी सी बात है कि पाकिस्तान में तो कोई मतलब इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री भी नहीं है या कोई ऐसे सिखाने वाले भी नहीं है जैसे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में कल्चर का हिस्सा है। तो इतनी जल्दी पॉपुलैरिटी कैसे मिली उन लोगों को, और अब क्यों इतने हमें बैंड्स देखने को नहीं मिलते? अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई, थैंक यू वेरी मच, मुझे शो पे बुलाने का बहुत शुक्रिया। मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करूंगा कि अगर 90 से पहले अगर हल्की सी बैकग्राउंड देखें तो आर्टिस्ट जो था वो कभी भी जो था उसकी कला को हमेशा हर सोसाइटी यूज ही करती थी। और शुरू में अगर देखा जाए तो स्टेट टेलीविजन था, जिस तरह BBC था, PTV था, और सारे जो थे जो इंग्रेडिएंट्स वो हर कंट्री में डिफरेंट थे लेकिन एक ही जैसे थे। तो जिस तरह अगर आप ये देखें कि आर्टिस्ट जो होता है उसको वो बॉर्न बिजनेसमैन नहीं होता, वो उसका फोकस सिर्फ अपनी स्किल को इम्प्रूव, अपनी जो फन है उसको इम्प्रूव करने में मोस्टली लगा रहता है। तो अब आप ये देखें कि जिस तरह माइकल जैक्सन था, वो माइकल जैक्सन जो थे वो उनकी वजह से कोक जो थी और वो कोक की जो एक्चुअली पेप्सी जो था, उनकी पेप्सी की वजह से वो बहुत ज्यादा वो एक ग्लोबलाइज्ड एक आर्टिस्ट बन गए, और वो पाकिस्तान जैसे कंट्री में भी जो है ना उनको सुनना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल ऐसी था। और उसी का अगर आप देखें कि जो आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे थे कि जिस तरह जब वाइटल साइंस आए तो उनको पेप्सी के जो है स्पॉन्सर्स मिलने शुरू हो गए। तो जितने भी आर्टिस्ट थे पाकिस्तान में उनमें एक रैट रेस ही शुरू हो गई कि वो एड्स और इस तरह स्पॉन्सर्स, क्योंकि स्पॉन्सर्स के पास पैसे होते थे, आर्टिस्ट के पास पैसे नहीं होते थे, और एक वो जो इस तरह की कोला कंपनीज होती थी वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती थी उनको। सिगरेट कंपनीज भी ऐड करने, जज्बा का एक गाना था, जज्बों में जिनके जोश हो, वो सिगरेट कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। जी ऐसी है। तो अब इस तरह से देखिए कि वाइटल साइंस जो थे वो उसमें नंबर 1 थे, फिर उसके बाद आवाज आ गए, एक और प्लेयर इन द गेम, फिर जुनून जो था उनको कोक का काफी देर तक जो है ना उनको स्पॉन्सर जो है ना वो जो उसके प्लेटफॉर्म पर है। तो 90s में अगर आप शुरू में देखेंगे तो जब PTV के बाद जब NTM आया या STN आया, एक ब्रीदर किस्म का आपको चैनल मिलना शुरू हो गया जिसमें जो है म्यूजिशियंस को बुलाया जाने लग पड़ा, और म्यूजिक चैनल चार्ट्स और इस तरह के जो है इवेंट्स जो है ना वो शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो 90s में पाकिस्तान में थे, टॉप ऑफ द पॉप्स याद होगा उनको, वो मुसलसल आवाज के और शहजाद रॉय के और जुनून के गाने चलते रहते थे, उस पर 1 घंटे का शो था। एग्जैक्टली। तो वो इसमें जो है ना कि जो लोग थे उनको
एक तरह का ब्रीदर मिला। और हमारी फिल्मी इंडस्ट्री वो कभी भी जो है ना उस टाइम पे इंडिया के लेवल की नहीं थी, और हम लोग हमारे पास मोस्टली तो एक पॉप कल्चर ही था जिसको हम जो है यूथ जो थी वो बहुत ज्यादा रिलेट करती थी। तो इसी तरह जब हमारे कल्चर में डिश एंटेना आया तो MTV जो है लोगों ने जो है वो देखना शुरू किया, और पहले तो इसके ऊपर बड़े फतवे लगे कि भाई डिश एंटेना आ गया, और लेकिन लेटर ऑन जो है ना वो फिर हर घर में चला गया, जो है मजहबी स्कॉलर्स के लोग के भी घर में चला गया। तो और फिर उसके बाद ये कि गन्स एंड रोजेस, मेटालिका, वो ऐसे बैंड जो हैं वो लोगों ने फिर देखने शुरू किए, जिसमें मैं भी था, एरोस्मिथ, यानी कि मुझे ये मेरे फेवरेट बैंड्स थे। तो मुझे ऐसा लगा कि वाह, ये इस तरह का कैसा म्यूजिक हो सकता है कि जब मुझे तो बिल्कुल इस तरह का म्यूजिक करना है या मुझे इस तरह का बनना है, इस तरह सा। तो वो एक तरह का मेरे अंदर जो है वो जो जज्बा था वो ऑलरेडी शुरू हो गया। तो एट द सेम टाइम जो जुनून था, वो जुनून जैसे बैंड थे वो बहुत अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे थे। सीडीज का कल्चर था, और सीडीज जो है ना हमें याद पड़ता है अब अपनी पॉकेट मनी से पैसे सेव करके हम सीडीज को खरीदते थे। तो इस तरह से जो है 90s का जो है वो वक्त चल रहा था। तो फिर उसके बाद आप इस तरह से ये देखिए कि MTV एशिया आया, और इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन लोकल आर्टिस्ट के भी जो है ना इनकी जो है इन्होंने भी अपना जो है डिश एंटेना पे इनका जो है ना म्यूजिक आना शुरू हुआ। तो उनके लिए भी जो है ना जो चीजें जो है ना कॉरिडोर्स जो है ना वो परफॉर्मेंस के लिए जो है ना वो और ब्रॉडकास्टिंग के लिए वो शुरू हो गया, और उनको नो लॉन्गर जो है स्टेट टेलीविजन के ऊपर जो है ना वो रिलाय नहीं करना पड़ता था, और एक नया जो है ना एवेन्यू वो स्टार्ट हो गया। अब आते हैं कि जब 2000 का वक्त शुरू था, इसमें थोड़ा सा मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि 90s में एक बड़े मजे की चीज हुई थी अमेरिका में, क्योंकि अगर पॉप म्यूजिक का अगर देखें की हिस्ट्री देखें तो वो बीटल्स से शुरू होती है, और उस पे ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा जो है वो रोल अदा किया था। और क्योंकि ब्रिटिश जब अमेरिका में गए थे, जिस तरह बीटल्स जैसा बैंड गया था, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ, और 80s का म्यूजिक जो था वो भी पॉप म्यूजिक की में बहुत ज्यादा उसे सिग्निफिकेंस का रोल उसको हासिल है। और अभी भी कहा जाता है कि जो है ना कि सॉन्ग राइटिंग के हवाले से 80s का म्यूजिक जो है ना वो बहुत ही अकम्प्लिश्ड म्यूजिक था। तो फिर इस दौरान में जब 2000 से ऑनवर्ड्स का वक्त शुरू होता है, तो उसमें जो डाउनलोडिंग म्यूजिक और इंटरनेट जो है वो मेन स्ट्रीम पे आना शुरू हुआ, और मेटालिका जैसे बैंड ने राइट अवे नैपस्टर को सू किया कि भाई ये डाउनलोडिंग अगर आ गया म्यूजिक, तो फिर इसके बाद तो जो है ना हमने इतनी मेहनत से म्यूजिक बनाते हैं, और हमारे इतने महंगे एक्सपेंसिव गियर होते हैं, गिटार्स इतने महंगे होते हैं, और वो उस तरह से जो है ना हमें उस तरीके से रॉयल्टी नहीं मिलेगी, तो ये तो हमारे साथ जाती है। तो उन्होंने बड़े टाइम पे जो है इसके खिलाफ एक्शन लिया। लेकिन हुआ ये कि एक्चुअली पूरी दुनिया में जो सीडीज और इस तरह के जो होती थी कैसेट्स वगैरह, और वो मोस्टली तो पाकिस्तान जैसे कंट्री में तो ओरिजिनल प्राइस पे लोग जो है वो पे करके नहीं खरीद सकते थे। तो वो जो है जब इंटरनेट आना शुरू हुआ हर घर में, तो किसी तरह से जो है ना पायरेसी और डाउनलोड के जो है ना कोई तरीके बनते रहे। फिर अच्छा, ये तो बड़ी मजेदार बात है। मैं देखता डाउनलोडिंग म्यूजिक, लोग आईफोन तो ले लेते हैं 80,000 का, मगर गाना जो है वो सॉन्ग्स पे कैसे ही डाउनलोड करना है। बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है। उसके ऊपर जो है ना ये नहीं देखेंगे कि जो है ना कि एक आर्टिस्ट कितनी मेहनत से उसके गाने को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उसको पैसे कोई जो है ना वो उसके बारे में नहीं सोचेंगे कि जो है ना कि हम किस तरीके से जो है ना कि वो एक आर्टिस्ट को भी जो है ना वो भी हकदार है जो जिसने गाना बनाया। तो डिश एंटेना के बाद जो है ना पाकिस्तान जैसे कंट्री में केबल भी आ जाता है, और केबल भी घर घर में आ जाता है, और इसी तरह से जो है ना वो चैनल्स भी शुरू हो जाते हैं। तो इस दौरान में अर्ली 2000s एंड ऑनवर्ड्स उसमें आपके न्यूरी, ईपी
और फिर उसके बाद जल और आतिफ असलम जैसे जो है वो आर्टिस्ट मेन स्ट्रीम पे आता है, अली जफर जैसे भी आते हैं। तो ये एक जो है ना डाउनलोड म्यूजिक का जो था वो एक प्राइम टाइम था जिसमें सारी चीजें थी, जिसमें आपका कैसेट्स भी थी, वो भी एंड हो रही थी, सीडीज भी जो है बस चल ही रही थी। और आप एट दैट टाइम जो है ना मुझे याद कि कहीं भी आप चले जाएं, जिस तरह लाहौर में एक मार्केट है हफीज सेंटर, तो वहाँ सीडी की शॉप्स होती थी जिसमें एक एक सीडी के अंदर हजार गाना होता था, तो वो भी लोग जो है ना 50-50 रुपए में खरीद लेते थे। तो ऐसा जो है आर्टिस्ट के बारे में ये बिल्कुल भी लीगल नहीं था, वो लीगल नहीं था वो। जी बिल्कुल भी लीगल नहीं था ये। वो आप ये समझ ले कि आर्टिस्ट जब शुरू से भी अगर आप देखें तो वो तब भी जो है ना वो एक किसी ना किसी के जो है कोला कंपनी या किसी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर हुआ और उसी तरीके से जो वो बिकता था और साथ ही उनका ब्रांड भी बिकता था, तो तब भी आर्टिस्ट बिकता था। अब ये भी देखिए ना कि जिस तरह जितने बड़े बड़े एम्फी थिएटर्स हैं वो या तो बडवाइजर कंपनी के, आप जिस तरह टोरंटो में आप देख लें तो कितने बड़े एम्फी थिएटर्स हैं, वो कभी भी किसी आर्टिस्ट के या कोई आर्टिस्ट ने आज तक कभी किसी ने कोई एम्फी थिएटर नहीं बनाया होगा कभी किसी दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसके लिए अपनी सेविंग्स अपने आप को जो है ना सपोर्ट करना इतना जो है वो मुश्किल रहा कि वो एक एम्फी थिएटर कहाँ से बना ले वो। तो इसी तरह पेप्सी का एम्फी थिएटर होंगे, बडवाइजर के होंगे, लेकिन आपको किसी आर्टिस्ट के जो है ना वो आपको हार्डली नजर आएगा कि वो भी उसने एम्फी थिएटर बना दिया और वो दूसरे आर्टिस्ट को वो सपोर्ट भी कर रहा है। अभी तो खबर आई थी जिसमें लेटर ऑन बड़े म्यूजिशियन थे हमारे, गिटारिस्ट नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने फाइवर पे डाला हुआ था कि जनाब किसी को अपना गिटार इंट्रो बनवाना है तो मुझे कांटेक्ट कर ले। खैर अच्छी बात है, मगर ये कि अब आर्टिस्ट हमारे इस सिचुएशन में आ रहे हैं पुराने जो है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर आप ये देखें कि लेटर ऑन जब ये जनरेशन जो ना आतिफ असलम, ईपी नूरी और ये ऐसे जो आर्टिस्ट जब फेमस होते हैं तो लेटर ऑन ये हमारे यहाँ 2005 एंड ऑनवर्ड्स जो है वो कोक स्टूडियो की जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाता है। अब ये देखें कि कोक स्टूडियो के बारे में ये कहा जाता है कि कोक स्टूडियो लाइव जो है ना कोक स्टूडियो एक लाइव प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये आपको भी पता और मुझे भी पता कि वो कितना लाइव है। और ये इन दी एंड जो है अगर हम इस तरह से जो है ना इस तरह का इवेंट अगर यहाँ अगर टोरंटो में या किसी भी अगर अमेरिका जैसे कंट्री में हो तो वो एक बार क्वेश्चन जरूर करेंगे कि हमेशा जब भी लाइव म्यूजिक होता है तो वो उसमें जो आर्टिस्ट होते हैं उनको नोटेशंस का पता होता है और वो म्यूजिक को पढ़ रहे होते हैं कि भाई उनकी किस टाइम पे क्या बारी आएगी, तो वो अपने सामने एक स्क्रिप्ट रखते हैं बजाय कि वो जो है ना वो एक दूसरे को देख रहे हैं और वो बजा रहे हैं। ये तो इस तरह से तो नहीं होता और वो कह भी रहे हैं कि जिस तरह जो है ना ये लाइव एक प्रोग्राम है, तो ये भी इस तरह से नहीं है। तो बहरहाल इसके बाद 2010 के ऑनवर्ड्स और अब तक पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि जो है ना बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज बनी और सिंस के जो हमारे यहाँ जो स्टेट यूनिवर्सिटीज थी, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज थी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ना कोई म्यूजिकोलॉजी का कोई प्रोग्राम से, ना फिल्म मेकिंग का कोई प्रोग्राम था, ना कोई फिल्म एंड टीवी का था, लेकिन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने 2008 के 7-8 के राउंड अबाउट उन्होंने जो है फिल्म एंड टीवी का प्रोग्राम लॉन्च किया और उससे पहले मेरा ख्याल है ये म्यूजिकोलॉजी का भी प्रोग्राम लॉन्च हो चुका था। तो और इसी तरह काफी यूनिवर्सिटीज ने जो कि लोकल यूनिवर्सिटीज थे उन्होंने भी जो है ना ये इसी चीज के ट्रेंड को देखते हुए, मीडिया के ट्रेंड को देखते हुए इस तरह के प्रोग्राम्स जो है ना वो लॉन्च करने शुरू कर दिए। लेकिन अब हम हैं सोशल मीडिया के पीक के दौर के ऊपर, जिसमें अब आपका जो कि टिकटॉक आ गया एक नई चीज है, क्योंकि अब ये इसने हमारे आर्टिस्ट का बहुत ज्यादा जो टैलेंट के देखें जी, अब एक 10 सेकंड का क्लिप है या 30 सेकंड का क्लिप है
और आप ये देखें कि मुझे ये गाना बनाने के लिए मुझे 4 साल लगे हैं, और ये रॉक म्यूजिक एक ऐसा जानरा है, बहुत मुश्किल जानरा है, क्योंकि इसके लिए तो आपको म्यूजिशियन सही वाले नहीं मिलते, फिर उसके बाद आपको प्रोड्यूसर सही नहीं मिलते। मैं 2 प्रोड्यूसर से पहले मैंने काम करवाया, मैं सेटिस्फाई नहीं था, मेरे पैसे भी खर्च हो रहे थे। अब ये कि एक एंड इन द एंड मुझे अदनान गिल का किसी ने बताया, और वो ही डिड अ वेरी गुड जॉब। और ये हर म्यूजिशियन का, हर प्रोड्यूसर का काम ही नहीं है, और इसके इंस्ट्रूमेंट्स भी इतने महंगे हैं, और इस इन दी एंड एक जो है ना, एक आर्टिस्ट के लिए जो है ना वो बहुत होपलेस सिचुएशन हो जाती है, जबकि एक टिकटॉक जैसा पायरेसी ऑलरेडी है, और ऊपर से टिकटॉक जैसा जब प्लेटफॉर्म आ जाता है जिसमें ना लिप सिंकिंग करने वाले, ना ही वो एक पीस ऑफ आर्ट को ओन कर रहे होते हैं, और एक खुली जो है वो पायरेसी चल रही है, और गाना किसी और का है, उसको इतने लाइक्स नहीं मिल रहे, और आप ये इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं वो सारे क्रेडिट्स ले जाते हैं, और हजारों उनको लाइक्स मिल रही होती है, और इतने फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो अच्छा, ये अब जो गाने है की तरफ आते हैं आपका, अब मैं इसके बारे में मैं इसके बारे में एक जरूर बात कहूंगा कि अर्ली 80s में एक सॉन्ग आया था, वो उसका नाम था कि वीडियो किल्ड द रेडियो स्टार। जब वीडियो और एमटीवी नया आया था, और मैं इसके बारे में ये कहूंगा कि वीडियो किल्ड द रेडियो स्टार बट टिकटॉक किल्ड एवरीथिंग। जी। अच्छा, तो ये जो है हम टिकटॉक की हमने बात कर ली, पायरेसी की कर ली, अब कुछ आपके गाने की बात करते हैं जो आपने गाना बनाया है। क्या सोच थी इसके पीछे, और अगर सेटअप करना चाहें हमारे नाज़रीन को गाने के बारे में? हाँ जी, मैं इसके बारे में एक्चुअली मेरा ताल्लुक तो आर्किटेक्चर से है, और मैं आर्किटेक्ट हूँ, और मैं यहाँ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लाहौर में पढ़ाता भी, और मैंने काफ़ी जो है अपना टाइम मिसिसागा और जिसे कहते हैं टोरंटो के अड़ोस पड़ोस में भी गुजारा हुआ है, और मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा सॉन्ग राइटिंग के कोर्सेज किए, ये मीडिया म्यूजिक स्कूल से, और ड्यूरिंग दैट पीरियड मैं इसका थॉट प्रोसेस मेरे जहन में चल रहा था। और जब मैं पाकिस्तान में आया, तो क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में टाइम आपके पास होता है, और कुछ चीज़ें जो है ना आप सोच सकते हैं कि भी जो है ना, क्योंकि जो कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें और बड़े इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना कि आप टोटली म्यूजिक के ऊपर जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एनीवेज, तो मेरा ख्याल तो ये था कि मैं इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज के ऊपर इसको मैं बनाऊं, तो हम इसको बना रहे थे, और एट द सेम टाइम मैं अपने शुरू में वोकल से जो है वो सेटिस्फाई नहीं था, तो मुझे इदरीस अहमद सिंगर हैं कोयटा के, तो वो मुझे मिले, तो हमने इनके ऊपर जो है ना जैम वगैरह शुरू किया। तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, और क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा वोकलिस्ट के साथ काम किया हुआ है लोकली और इंटरनेशनली, तो मुझे एक इंटरनेशनल लेवल के जो ना वोकलिस्ट की जो है ना पहचान है मुझे, कि जो है ना कि ये इस लेवल का सिंगर है, तो मैं इनसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई था। तो हम इसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया, और फिर हमने ट्रैक्स लेआउट करने शुरू किए। तो इन दी एंड इसको जो है ना, सिंस हमें प्रोडक्शन का मसला पड़ रहा था कि इसकी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, जब ये सारे इसकी प्रोडक्शन जब कंप्लीट हो गई, तो फिर हमने सोचा कि हम इसको करते हैं, फिल्म आउट करते हैं, किस तरह से करें। तो ओवरऑल हमने सारी लोकेशन वगैरह सब कुछ हमने इसका डिसाइड कर लिया, जानरा इसका जो पोस्ट अपोकलिप्टिक था वो भी हमने डिसाइड कर लिया, एक बैरन बिल्डिंग हमने चूज की। तो जब हमने इसको शूट कर लिया, तो हमारे कुछ चीजें रह गई थी, जिसकी वजह से जो ना कि हमारे जो फिल्म जो मूवी डायरेक्टर थे उसके साथ हमारे कुछ जो है ना इस तरह से जो चीजें चल रही थी। तो अभी वो उस हाल की घड़ी वो हमने इसको कहा कि अभी थोड़ा सोचते हैं, फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो मीनवाइल ये लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई, और हमने जो ये सारे जो है पोस्ट अपोकलिप्टिक के जो दौर के जो चीजें होती है, जिस तरह मास्क वगैरह हमने सारे यूज किए गए थे, तो वो नैरेटिव एग्जैक्टली उसी सिचुएशन की तरफ जा रहा था जो कि हम कोरोना वायरस और कोविड-19 की तरफ जा रहा था। तो फिर हमने सारा ब्रेनस्टॉर्म किया कि भाई ये तो बिल्कुल सिचुएशन के बिल्कुल मुताबिक जा रहा है ये चीजें। तो हमने फिर इसके ऊपर काफी मेहनत की, और इसको हमने एक बहुत अच्छे प्रोडक्शन के लेवल पे
लाने की कोशिश की और ये अभी आपके सामने है। तो इसके बारे में आप जो है ना मैं ऑडियंस से सुनना चाहूंगा कि मुझे तो अभी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मेरी तो ऑब्जर्वेशन और मेरी रिक्वेस्ट भी यही है लोगों से कि अब वक्त जो है ना दुनिया का चेंज हो चुका हुआ है और हमें अपने जो है ना जो सॉन्ग राइटिंग और हमें जो गानों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी चेंज करने पड़ेंगे आने वाले दौर के मुताबिक, क्योंकि अब जो है दुनिया बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का शिकार है और इवेंचुअली हमें भी अपनी इंडस्ट्री को इसी दौर के हिसाब से अलाइन करने की जरूरत है। जबरदस्त। अच्छा, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ प्रोड्यूसर्स आपको तकनीकी खराबियाँ आ रही हैं वीडियो रन करने में, मगर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन दी। मेरे फेसबुक पेज पे सरमद सलाउद्दीन का गुलाब जानम का गाना अब हम बोलेगा अवेलेबल है और अभी हम थोड़ी देर में आपके लिए बजाने वाले हैं जैसे हमारी तकनीकी खराबियाँ सही होती हैं। उससे पहले हम लेंगे एक ब्रेक। प्रोड्यूसर साहब से पूछूंगा हम ब्रेक के लिए रेडी हैं? हम ब्रेक के लिए रेडी हैं, हम ब्रेक के लिए रेडी होने वाले हैं। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच सरमद हमें ये सारी चीज़ें बताने का। रिमेंबर एवरीवन, डिजिटल डाउनलोड जो आप करते हैं वो म्यूज़िक इंडस्ट्री को ख़राब कर रहा है। हमेशा लेजिटिमेट सीडीज़ ख़रीदें, लेजिटिमेट गाने डाउनलोड करें। जो एप्पल आईट्यून से आप करते हैं वो लेजिटिमेट है, मगर इस तरह की सीडीज़ जो हैं जो 7500 गानों वाली होती हैं वो सही नहीं है। और इसके अलावा टिकटॉक के बारे में और कभी बात करेंगे, उसमें मुझे खुद बड़ी खुन्नस है। थैंक यू सो मच सरमद। थैंक यू सो मच। ओके, तो हम एक ऐड की तरफ जाएंगे। कनाडा में पाकिस्तान की पहचान, प्रीमियम क्वालिटी खालिस पकवान एक्सट्रीम बासमती राइस अब मिलेगा 12.99 की बजाय सिर्फ और सिर्फ 9.99 में। खालिस पकवान एक्सट्रीम बासमती राइस अवेलेबल एट ऑल देसी ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू। ओके, वापस आ गए। मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ प्रोड्यूसर साहब के साथ, क्योंकि 2 बार मैं पहले ही वापस आ चुका और मैं वापस नहीं आया था। हम वापस आ गए? हाँ जी, हम वापस आ गए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे गेस्ट जो हैं वो हैं अभी वीडियो। ओके, हेलो, हाय, यू आर ऑन आवर शो, सीन ऑन है। Thank you so much. Natalia Kosendova. I hope I pronounced that right. Yes, that's right. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Thank you so much for being on my show. Let me just give a quick, the best I can, your intro. Natalia Kosendova, she is the Member of Parliament, MP for Mississauga Centre, and she is also a nurse. And we will be chatting with her on Ontario reopening, more specifically the Mississauga Centre reopening, and what kind of protocols are being followed and what our ministers are busy in doing. I've also noticed, Natalia, that you've been very busy in getting Bill 171, Building Transit Faster Act, getting that passed as well recently. Absolutely. We're working in committee in the Social Policy Committee. Last 2 days we've had public hearings on this bill. I'm very excited to be back at Queen's Park. You know, it's been a while for me as I've been in the front lines at the hospital at Etobicoke General. So it feels very
nice to be back and connecting with my colleagues and, of course, hearing from the public about the bill that's in front of the House right now. So can you And, just give I us a look quick forward to seeing that. rundown of the bill? What is the bill about? So the bill is about the Building Transit Faster Act, and it's laying out the foundation for our government's work as we expand, transit, especially in the city of Toronto. As many of you are very well aware, we are building a new Ontario line and expanding transit access across the Greater Toronto area. Okay. Now, I've also noticed the light rail that is being built around across Ontario, spanning entire Ontario. Would this bill affect light rail as well? So this particular bill does not speak to the light rail transit line being built in Mississauga here in Ontario. So this particular bill is concerning the Toronto expansion, but of course, as you know, our government has approved the Ontario line, and we are moving forward with the next phases of its construction. Of course, because of COVID-19, things are a little bit delayed, but we're very thrilled to be building the Ontario line, which will be boosting our economy in Mississauga and also providing transit solutions for many of our residents. We want Mississauga to be a walkable, breathable city, and so I think integrated transit is one big part of that solution as well. Now, when we talk about reopening and we talk about Mississauga, I don't think any interview would be complete without asking you, and I think my friends are going to kill me if I don't do this. When is the heart of Mississauga, Square One, opening up? So that's a very good question, and in fact, I was tuning into the town hall that our Mayor Crombie has held today at 6 p.m., I believe. I was listening to her as well as our Chief Medical Officer of Health for the region of Peel, Dr. Lowe. And so right now, as far as I know, all festival permits have been postponed or have been canceled by the city of Mississauga. And as you know from our Premier Doug Ford, Mississauga, unfortunately for the time being, is not one of the cities that is entering phase 2 of opening. The reason behind this is because we are still seeing, a large number of cases surging in the region of Peel, and that's why we are erring on the side of caution. And you will notice that the majority of urban centers across Ontario are around the Golden Horseshoe is in fact staying in phase 1. Out of an abundance of caution, we want to make sure that we move in the right direction in terms of flattening the curve when it comes to our infection rates of COVID-19. And but what the good news is, however, is that places of worship are exempt from this regional reopening, and so thankfully we will be able to worship in Mississauga as of Friday, whether it's in your local church, at the mosque, or in the temple or synagogue. Places of worship will be open as of Friday, and so I know that the religious faith leaders are working very intensely on looking through our recommendations and how to safely reopen. We are allowing places of worship to reopen at a 30% capacity. So I know for my constituents and for constituents of all Mississauga, this is great news because I know that spirituality and the ability to worship, has a great impact on our mental health as humans, as well as our total, well-being. And so I'm really glad that places of worship are able to open as of this Friday. Okay. Now, I've noticed that our curve has considerably gone down since the weekend. The weekend obviously had some numbers carrying on from the past, but recently we've had 240 cases in Ontario, and then today we had around 210. So what's the news from the office of Doug Ford? Are we happy with these numbers? Are we going in the right direction? And when can we expect Mississauga specifically to open? So, the situation is evolving day by day and frankly hour by hour. And of course, our testing capacity is also ramping up. So, naturally we will see, because we are doing more tests in Ontario every day, naturally we may be seeing a bit of a spike in numbers in some of the locations. I think overall, the Premier and our ministers, as well as the command table, is fairly happy with the direction that we are moving as a province in terms of flattening the curve. But we can never be too cautious because, we can't put a price on human life. And so it's really important that we do follow the advice of our Chief Medical Officer.
and we stick to the guidelines and recommendations. But, I do understand why people are slowly starting to be a little bit impatient. The weather is getting warmer, and this lockdown has it is taking a toll. I do see it as a nurse when I go to the emergency room. I do see patients presenting with mental health issues as a result of the isolation. And so we are very cognizant of that at the Government of Ontario. And so we want to make sure that we have a good balance between, the economy as well as the health and safety of Ontarians. But in general, I'm pretty, pleased with the way Ontarians have handled themselves. And I know that the Premier is working day in and day out to ensure that we have the most accurate information and that our decisions are based on trends and based on data, and that we keep health and safety as priorities. Okay. Now, I have a question for you, since you're a registered nurse as well, about WHO's decision. Initially, they said, well, the mask wouldn't make that big of a difference, so it doesn't matter if you wear it or not. Recently, though, as recent as last week, they've said, no, masks make all the difference in the world, so even if you don't have any symptoms, it protects you. So what do you make of this? What do you make of WHO's complete turnaround on wearing masks? So you know what? As any time when there is something novel or something new, as we know, novel coronavirus, this is something unprecedented and something that we have not studied in the scientific community for a prolonged period of time. There may be new information surging, at all times, and so. I think it's quite natural that some decisions or some, direction may have been reversed by the scientific community, and I think that is okay. I think what's important to remember is that, if we are wearing masks out in the